Ravi sir, I am going to start the session. Ravi sir. Ravi sir. Ravi sir, I am going to start the session. Ravi sir, shall Yes, I? Okay. please start. Alright, so I can see some familiar faces on the screen, and I welcome all of you to the session. Is my voice echoing a little? Yes, ma'am. Okay, is it fine now? I don't think it is echoing anymore. No, ma'am. Welcome to It is the fine now. welcome to the session, Sapna ji, Anuj ji, and others. Thank you, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. So today we are going to look at two very important literary periods, that is Restoration and Romanticism. And in the exams we get a lot of questions from these two literary periods. So let's try to understand their essence. Let's look at the political, socio-economic background and the literature of these two extremely important periods in literature. मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आज का सेशन मैंने कैसे प्लान किया है. आज के सेशन में सबसे पहले हम रेस्टोरेशन एज के कुछ टॉप फीचर्स, प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और साथ में ही क्योंकि रेस्टोरेशन के पीरियड में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी रही, तो हम क्या उस तरीके के रेवोल्यूशंस उस टाइम पे हुए, वी विल लुक एट दैट ऑल्सो. देन वी विल मूव ऑन टू रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म में हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रोमांटिसिज्म की पढ़ेंगे, एंड we will wrap up the session with some important questions related to literature of romanticism. एक्चुअली ये क्रैश कोर्स है और आप लोग भी चाह रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जिनके कि एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो. तो रोमांटिसिज्म में मैंने थोड़ा सा वो वाला फीचर ऐड किया है. अगर आपको रेजोनेट करेगा तो बाकी जो एजेस पढ़नी है, आई विल रिपीट द सेम विद दोज एजेस एज वेल. मैंने आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दे दी है आज के सेशन की. इसी के साथ चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्लाइड पे मैंने मेंशन किया है रेस्टोरेशन एट अ ग्लांस. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप रेस्टोरेशन पीरियड पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या है रेस्टोरेशन का. ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले हम अगर देखें रेस्टोरेशन को की स्टार्टिंग कहाँ पर मानी जाती है. ठीक है, रेस्टोरेशन की स्टार्टिंग आप मानते हैं 1660 में. 1660 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट हुआ था वो ये हुआ था कि इंग्लैंड वाज रिस्टोर्ड टू मोनार्की आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अनरेस्ट इन इंग्लैंड, एंड चार्ल्स टू बिकेम द किंग. राइट, सो
England was restored to monarchy with Charles II coming to the throne. तो ये आप याद रखिएगा. मैंने यहाँ पर चार्ल्स सेकेंड का टाइम पीरियड भी मेंशन कर दिया है, 1660 to 1685. ठीक है. और उसके बाद जो है थोड़ा सा बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए रूल किया उनके छोटे ब्रदर ने, जेम्स टू ने. ठीक है, जिनका कि टाइम पीरियड रहता है 1685 to 1688. आप देख सकते हैं कि कितना छोटा पीरियड है, 85 to 88. ठीक है. और ये दोनों किंग जिन्होंने रेस्टोरेशन में रूल किया, भले ही वो दोनों ब्रदर्स थे बट उनकी रिलीजियस ओरिएंटेशंस दूसरी थी, इस वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट रहे. इस एज पे भी काफ़ी सारी प्लॉटिंग रही, कुछ रेवोल्यूशंस हुए, तो उनको भी अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है. अब जो चार्ल्स टू जो हैं उनके कोई ही डिडंट हैव अ लेजिटिमेट एयर टू द थ्रोन, राइट. तो उस केस में क्या होता है, उनके कोई अपने बेटे या अपनी डॉटर नहीं थी हु कुड टेक द थ्रोन आफ्टर हिम. तो अब हु विल टेक द थ्रोन, इसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट था. और फिर हु वॉज इन द लाइन ऑफ थ्रोन आफ्टर चार्ल्स सेकेंड, इट वॉज हिज यंगर ब्रदर जेम्स टू, राइट. बट जेम्स टू को लोग नहीं चाहते थे दैट ही शुड बिकम द रूलर ऑफ इंग्लैंड बिकॉज ही वॉज अ रोमन कैथोलिक. जब मैंने आपको रिफॉर्मेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रिफॉर्मेशन जो एक रिलीजियस मूवमेंट था 16th सेंचुरी का, उसके बाद में इंग्लैंड जो है उसमें क्रिश्चियनिटी के दो सेक्ट्स हो गए, एक प्रोटेस्टेंट चर्च हो गया और एक हो गए फॉलोअर्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, राइट. तो इंग्लैंड में तो कौन सा चर्च इस्टेब्लिश हो गया, द प्रोटेस्टेंट चर्च. ओके. तो अब जेम्स टू जो हैं, जो रोमन कैथोलिक चर्च के फॉलोअर हैं, तो लोग नहीं चाहते थे कि वो अब रूल करें इंग्लैंड को. ठीक है. अभी हम देखेंगे क्या कॉन्फ्लिक्ट्स रहे इस वजह से. इस पीरियड को हम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट मानते हैं बिकॉज इट वाज रिटर्न ऑफ मोनार्की. ठीक है. तो अगर आपके पास रेस्टोरेशन इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई इज़ रेस्टोरेशन कंसिडर्ड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, तो फिर 4 ऑप्शन आ जाए, उसमें से एक ऑप्शन हो रिटर्न ऑफ मोनार्की, तो यू विल ऑप्ट फॉर रिटर्न ऑफ मोनार्की. ठीक है. ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे के बताया कि कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है. अब एक और चीज़ जो आप इस छोटे से 3rd पॉइंट से समझ सकते हैं वो ये है कि क्योंकि चार्ल्स टू जो थे वो बहुत लंबे टाइम तक एग्ज़ाइल में रहे थे. ठीक है. आपको पता है कि 1649 में चार्ल्स वन जो हैं ही वॉज एग्जीक्यूटेड. ठीक है. और उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरीके से कॉमनवेल्थ का रूल रहा, और फाइनली 1660 में चार्ल्स टू जो हैं ही रिटर्न फ्रॉम फ्रांस एंड ही वॉज रिस्टोर्ड टू थ्रोन. ठीक है. पर अगर उन्होंने एग्ज़ाइल में ही सही बहुत सारा टाइम अगर फ्रेंच कोर्ट में स्पेंड किया है तो क्या होगा, बहुत नेचुरल है, कॉमन सेंस है कि वो अपने साथ फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच इन्फ्लुएंस लेके आएंगे. और आप जानते हैं क्या होता है, जिस तरीके से जो हमारे रूरल का कल्चर है, जो हमारे रूरल के प्रेफरेंसेस हैं, वो कहीं ना कहीं उस टाइम के लिटरेचर में या पॉपुलर टेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है. क्योंकि आप जानते हैं कि उस एज में भी जो लिटरेचर लिखा जा रहा है, जो हमारे लिटरेरी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पोएट्स हैं या राइटर्स हैं, उनको पैट्रनेज चाहिए, चाहे वो किंग का हो या और एफ्लुएंट लोगों का है. तो आप यहाँ से बॉटम लाइन जो आप बिल्कुल याद रख लीजिए वो ये है कि आपको रेस्टोरेशन लिटरेचर में फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत देखने को मिलेगा. ठीक है. चाहे कि जो इंग्लैंड में जो लिटरेचर लिखा गया रेस्टोरेशन पीरियड में उसमें जो बोरो किया होगा मटेरियल या जो इन्फ्लुएंस होगा वो फ्रेंच राइटर का हो सकता है. ठीक है. तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत रहा रेस्टोरेशन के लिटरेचर में. ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. तो मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन आएगा, अगर आपको ये पॉइंट याद रहेगा तो हो सकता है कि आप along the lines ये अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो you will be able to answer. ठीक है. याद रखिए French influence was dominant in the literature of restoration because the king of restoration period he spent a lot of time in France.
Next is Charles II wanted the freedom of crown from any kind of parliamentary control. होता क्या है कि जो लोग पावर में होते हैं दे वांट एब्सोल्यूट पावर, ठीक है. तो चार्ल्स टू वाज नो डिफरेंट. अब वो किंग रूलर तो हो ही गए इंग्लैंड के, पर क्या था कि अब आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ मोनार्की थी इंग्लैंड, एक पार्लियामेंट भी इस्टेब्लिश हो चुकी है, ठीक है. तो ये क्या चाहते थे चार्ल्स टू, ये चाहते थे कि पूरी फ्रीडम क्राउन के पास हो, क्राउन इज़ किंग, ठीक है, और पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल, कोई ये ना हो, इंटरवेंशन ना हो. तो कुछ रूल्स पास किए गए किस तरीके से, दैट डिडंट गो डाउन वेल विद द मासेस. अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट आता है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688. ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688, ठीक है. इसमें से पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब हुआ, या कभी कभी ऐसे ईयर दे देते हैं और पूछते हैं कि इसमें कौन सा पॉलिटिकल इवेंट हुआ, ठीक है. तो और या फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, हु वर द चीफ कॉन्स्पिरेटर्स, ऐसे करके पूछ लिया जाता है. 1688 आप याद रख लीजिए, 88 है लास्ट में, आप इस तरीके से याद रख लीजिए कि 8 स्टैंड्स फॉर चार्ल्स टू और सेकेंड 8 स्टैंड्स फॉर जेम्स टू, और उन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे करके कुछ आप जो है ट्रिक यूज़ करके याद रख लीजिए ताकि भूलें ना, ठीक है. अब it ushered in a new era in which the power of Stuart kings was curtailed and the power of the parliament to make or unmake a king was established. इसमें क्या हुआ अब आप जानते हैं, चार्ल्स सेकेंड भी जो हैं वो स्टुअर्ट हैं. कौन सी डायनेस्टी से आ रहे हैं, स्टुअर्ट डायनेस्टी से आ रहे हैं, ठीक है. याद रखिएगा, ये चीज़ पता होना चाहिए आपको. इस 1688 के रेवोल्यूशन का जो एक इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, वो ये था कि जो किंग की जो एब्सोल्यूट पावर वो सीक कर रहा था वो कर्टेल हो गई, और जो इंग्लैंड में जो परमानेंट जो रूल है, जो आप ये समझिए कि किंग का जो रूल है या किंग की अथॉरिटी है वो कम होगी, और पार्लियामेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो गई इस रेवोल्यूशन के बाद में. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन का एक सीधा सीधा कॉन्सिक्वेंस ये था कि पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल हो गई एज़ कम्पेयर टू द मोनार्क. ये बहुत मैंने सिंपल वर्ड्स में बता दिया, आपको याद रखिएगा. नेक्स्ट है द कंट्री वॉज डिवाइडेड. जी मैम, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड ग्लोरियस? देखिए ग्लोरियस, अब ये कोई रेवोल्यूशन को कोई पर्टिकुलर नाम क्यों दिया जा रहा है, ये तो क्या होता है ना कि उस पीरियड में हु नेम दिस, हु कॉल्ड इट ग्लोरियस रेवोल्यूशन. अगर हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन की बात करें इस पर्टिकुलर उसमें, तो सिग्निफिकेंस आप ये समझिए कि इसके साथ में दो बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हुए, ठीक है. पहला कि पार्लियामेंट जो है वो इस्टेब्लिश हो गई. दूसरा क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो दो उसमें डिवाइड हो गई, एक तो टोरीज हो गए और दूसरे विग हो गए, तो विग्स एंड टोरीज. तो ये जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस रहे इस रेवोल्यूशन के, तो हम इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी इस वजह से बोलते हैं. सपना जी, आपको क्लियर हुआ? आई होप. यस मैम जी. तो ये जो आपको लास्ट के 3-4 पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. पार्लियामेंट का पावरफुल हो जाना, इंग्लैंड का में 2 पार्टीज़ का बन जाना, एक पार्टी टोरीज हो गई, दूसरा विग्स हो गई, जैसे, ठीक है. अब हम एक और प्ले यहाँ पर देखेंगे, एक और, आई एम सॉरी, नॉट द प्ले, एक और प्लॉट हम देखेंगे. एक सेकेंड में स्लाइड जो है, यस, एक जो दूसरा एक प्लॉट हमको देखने को मिलता है. ग्लोरियस रेवोल्यूशन आपको पता चल गया 1688 का. अब पॉपिश प्लॉट जो है पहले हम उसको देख लेते हैं. मैंने आपको आई जस्ट टच्ड अपॉन ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इसको हम अभी थोड़ा सा और पॉइंट्स देखेंगे तो आपके इट विल गेट कंसोलिडेटेड इन योर माइंड. पर क्योंकि 88 से पहले 78 है तो पॉपिश प्लॉट है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ. तो 1678 में एक्चुअली हुआ क्या, बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि इंग्लैंड में रूमर्स एमर्ज होना शुरू हो गए कि जो रोमन कैथोलिक्स के सपोर्टर्स हैं, ठीक है, वो किंग चार्ल्स II को मारना चाह रहे हैं, ठीक है. ये अभी रूमर्स हैं, ठीक है. कि अब जैसे कि मान लेते हैं कि आप जो हैं रेस्टोरेशन पीरियड में हैं, ठीक है, आप इंग्लैंड के सिटीजन्स हैं उस टाइम पे,
और बात क्या चल रही है, रूमर क्या फैल रहे हैं कि अरे चार्ल्स टू को तो मारने की साजिश चल रही है, प्लॉट चल रहा है। रोमन कैथलिक के जो सपोर्टर्स हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद चार्ल्स टू एंड दे वांट रोमन कैथलिक किंग टू कम टू द पावर। इस तरीके के रूमर्स फैलने लगे 1678 में, याद रखिएगा। उसके बाद में क्या हुआ, चार्ल्स सेकेंड के जो ब्रदर हैं, अब कौन किस पे उंगली उठाई गई, हु आर द एक्यूज्ड, कौन किसको किसको बताया गया कि ये लोग जो हैं प्लॉट कर रहे हैं। चार्ल्स सेकेंड के अपने ब्रदर जेम्स टू, ठीक है, और चार्ल्स की रोमन कैथलिक वाइफ, सोचिए आप कि मोनार्क की खुद की वाइफ को भी लोगों ने शक के दायरे में रखा कि शी इज़ ऑल्सो plotting with the other Roman Catholic supporters to kill the king or to have the king killed. तो इनकी वाइफ क्योंकि जो थी वो भी एक रोमन कैथलिक चर्च से बिलोंग करती थी, सपोर्टर थी, कैथरीन। उनके सर्वेंट्स को भी बोला गया कि वो भी जो हैं इसमें शामिल हैं, और आर्क बिशप ऑफ डबलिन, ठीक है। तो इन सारे लोगों, क्योंकि रूमर्स हैं, रूमर्स में क्या होता है, आपको किसी पे भी शक हो सकता है। जो रोमन कैथलिक फेथ के फॉलोअर्स हैं, चाहे वो किंग की वाइफ ही सही, किंग का ब्रदर ही सही, उनकी वाइफ के सर्वेंट या आर्क बिशप ऑफ डबलिन, इन सब को शक के घेरे में रखा गया, ठीक है। और ये जो रूमर्स थे, दे वर स्प्रेड बाय टिटस ओट्स एंड इजराइल, एक्सक्यूज माई प्रोनाउंसिएशन, राइट। सो ओट्स एंड टंग आप इसको याद रखिएगा, ये दो नेम्स। तो इन्होंने रूमर्स जो हैं स्प्रेड करने शुरू किए थे। तो अगर आपको पॉपिश प्लॉट पे कोई क्वेश्चन आता है, इसमें ऐसा नहीं हुआ, कोई ब्लड शेड नहीं हुआ पॉपिश प्लॉट में कि दो पार्टीज लड़ रही हैं, मार धाड़ हो रही है, ब्लड शेड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बस रूमर से शुरुआत हुई। जो रूमर्स थे वो इन्होंने टिटस ओट्स एंड इजराइल टंग इनने स्प्रेड करने शुरू किए, और फिर धीरे धीरे करके जो है और लोगों में बात फैलने लगी, और जो रोमन कैथलिक सपोर्टर हैं उनको शक की नज़रों से देखा जाने लगा कि दे आर गोइंग टू किल चार्ल्स टू, ठीक है। हो सकता है रूमर्स बेसलेस भी हों, ठीक है, बट क्या होता है कि रूमर्स बहुत पावरफुल होते हैं, और एक बार इतने रूमर पावरफुल हो गए कि चार्ल्स टू को खुद लगने लग गया कि दैट यू नो एक्चुअली सम प्लॉट इज़ गोइंग अगेंस्ट मी एंड आई एम बीइंग टारगेटेड। और इस बीच में हुआ क्या कि जो लोग समझे गए कि ये रोमन कैथलिक सपोर्टर हैं, उनको पकड़ करके उनको दे वर पनिश्ड, दे वर पुट बिहाइंड द बार्स, ठीक है। तो हाँ, अपनी वाइफ को लेकर के चार्ल्स टू ने बोला, अपने ब्रदर और वाइफ को लेकर के ही वॉज प्रिटी श्योर कि दे आर नॉट इन्वॉल्व, ही ट्राइड टू डिफेंड देम, बट मासेस एंड रूमर्स हु कैन कंट्रोल देम। तो बस आप इतना याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा पॉपिश प्लॉट का, ठीक है। दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि ये रूमर्स से स्टार्ट हुए, किन ने रूमर्स शुरू किए गए, क्या रूमर्स थे कि जो है किंग, जो रोमन कैथलिक सपोर्टर्स हैं वो किंग को मारने की साजिश कर रहे हैं। कोई ब्लड शेड नहीं हुआ, बट इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था, इसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि बहुत सारे रोमन कैथलिक सपोर्टर को पकड़ करके दे वर पनिश्ड, दे वर पुट बिहाइंड द बार्स, भले ही उनके अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं थे, ठीक है। उसके बाद में अब हम अगर लिटरेचर को देखें रिस्टोरेशन पीरियड के, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फ्रांस का इन्फ्लुएंस रहा। मैंने आपको इस तरीके से बताया है कि आपको याद रहे, क्योंकि चार्ल्स टू ने कुछ टाइम फ्रेंच कोर्ट में स्पेंड किया ड्यूरिंग हिज एग्जाइल, ठीक है। अब क्या लिखा गया उस दौरान, क्या थीम्स थी, तो रेस्टोरेशन कॉमेडी जो थी, आप उसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स बोल सकते हैं, जो अपनी विट के लिए जानी जाती है, अपनी सोफिस्टिकेशन के लिए जानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो मेन लिटरेरी फॉर्म फ्लरिश की रेस्टोरेशन पीरियड में, वो आप जानते हैं सटायर, है ना। इट सो मच सो दैट कि रेस्टोरेशन के साथ में हम अगर पहली कोई लिटरेरी फॉर्म देखते हैं तो वो सटायर देखते हैं, ठीक है। तो हीरोइक प्ले भी लिखे गए, हीरोइक ट्रेजेडी भी लिखी गई, एंड ये जो हम बोलते हैं हीरोइक प्ले या हीरोइक ट्रेजेडी, दिस फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम डेवेनेंट, बट इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय जॉन ड्राइडन, ठीक है। द रेस्टोरेशन पीरियड विटनेस्ड अ ग्रोथ ऑफ प्रोज राइटर्स एज वेल। आप अगर क्योंकि आपके प्रोज सेक्शन, प्रोज वाली जो यूनिट है
उसमें आप कुछ प्रोज पढ़ेंगे रेस्टोरेशन पीरियड का, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से प्रोज जो है, बहुत सारी प्रोज राइटर्स भी हुए इस एज में, इस पीरियड में। पैम्फलेट्स बहुत पॉपुलर हुए, क्योंकि सोशल पॉलिटिकल लाइफ पे बहुत सारे पैम्फलेट्स इस बीच में लिखे गए, ठीक है। इसके अलावा द restoration poetry reflected the social, cultural and political concerns of the age, just like poetry of any other age, any other period. रेस्टोरेशन पोइट्री भी क्या होगी, उस एज का, उसके सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल कंसर्न्स का रिफ्लेक्शन होगी। तो क्या था इस एज पे, क्या था, आर्ग्यूमेंट एंड रीज़न, दे बिकेम पावरफुल, दे बिकेम प्रोमिनेंट। जैसे कि अगर हम रेनेसा की बात करते हैं, तो रेनेसा में क्या था, रेनेसा में इमोशंस वो मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अभी रिलीजन से कोई भी चीज़ को अगर आपको जस्टिफाई करना है तो हम कहाँ लेके जाते थे चीज़ों को, सीधा रिलीजन में। अगर आपको मैन वुमेन रिलेशनशिप की भी बात करनी है तो आप व्हाट विल यू रेफ़र टू, यू विल रेफ़र बैक टू बाइबल, ठीक है। पर रिस्टोरेशन होते होते क्या है, इंटेलेक्चुअल फैकल्टी डेवलप हो रही है, एजुकेशन प्रेवलेंट हो रही है। तो पोइट्री जो है वो बन गई एक व्हीकल फॉर आर्ग्यूमेंट, फॉर पुटिंग फॉरवर्ड योर आर्ग्यूमेंट, योर ओपिनियन। इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे आपने पढ़ा भी होगा अपने मास्टर्स में या बैचलर्स में, मैकफ्लेक्नोई पढ़ा होगा आपने, जॉन ड्राइडन का। तो क्या है वो, किस तरीके का है, सटायर है, ठीक है। एक तरीके से अपनी आर्ग्यूमेंट, अपनी ओपिनियन रखने का एक ज़रिया बन गया। तो आप याद रखिएगा कि ये जो एक बहुत इंटेलेक्चुअल एज है, यहाँ पर हार्ट डोमिनेंट नहीं है, यहाँ पर इंटेलेक्ट डोमिनेट कर रही है। तो इसीलिए सटायर आ रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल फिगर्स पे सटायर आ रहे हैं, आपस में जो राइटर्स की राइवलरी है उस पे सटायर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ आप कैरेक्टरिस्टिक याद रखेंगे। तो जब आप पोइट्री पढ़ेंगे रेस्टोरेशन एज की, या प्रोज पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, तो आप इस नॉलेज को फिट कर पाएंगे जब आप पोइट्री को अप्रिशिएट करेंगे या आप उस एज के प्रोज को अप्रिशिएट करेंगे। तो वहीं से ही मैं अब ये दूसरा पॉइंट उठाती हूँ कि दिस पीरियड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय रीज़न एंड रैशनैलिटी। आप ये दो वर्ड एकदम, रेस्टोरेशन अगर आपके दिमाग में एक साइड पे रेस्टोरेशन रखा है, LHS लेफ्ट साइड पे, तो सामने इसके दो वर्ड्स रख लीजिए, वो है रीज़न एंड रैशनैलिटी। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है कि रेस्टोरेशन पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय करके, तो आप लिखेंगे रीज़न एंड रैशनैलिटी ही ऑप्शन आप ऑप्ट करेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको बता दिया है कि लिटरेचर में क्या ट्रेंड्स इसमें चल रहे थे। विट है, ह्यूमर है, सटायर है, मॉक हीरोइक है, बट ह्यूमर हार्मलेस ह्यूमर नहीं है, ठीक है। ह्यूमर जो है वहाँ पर स्टिंगिंग ह्यूमर है, अटैक कर रहा है, इट कैरी, जैसे कि एक स्कॉर्पियन के टेल में पॉइजन होता है ना, अगर ये स्टिंग करेगा तो दर्द होगा, तो वहाँ उस टाइम पे का जो ह्यूमर था, सटायर था, उसमें इट कैरीड पॉइजन, इट हैड स्टिंग, इट अटैक्ड पीपल, it attacked the political figure, it attacked other writers who were not producing the quality work. जॉन ड्राइडन जैसे सटायरिस्ट हुए तो उन्होंने उन पोएट्स को नहीं बख्शा जिनका कि सटायर जो था इट डिडंट कैरी क्वालिटी। अब सेंट्रल थीम भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि मॉक हीरोइक लिखा गया खूब इस एज पे, आपको ये भी पता चल गया कि सटायर जो है डोमिनेंट फॉर्म रही, आपको ये भी पता चल गया कि सटायर जो था ऑब्वियसली इट वाज यूज्ड टू अटैक। देन रीज़न एंड रैशनैलिटी की एज है ये। सेंट्रल थीम्स क्या फिर थे वर्क्स में, ठीक है। पॉलिटिकल इश्यूज उठाए गए, क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि चार्ल्स II जो हैं किस तरीके से फ्रेंच इन्फ्लुएंस उन पे है, लोग हैप्पी नहीं हैं, रोमन कैथलिक सपोर्टर हैं इंग्लैंड में, दे डोंट वांट दैट किंग, दे वांट टू ब्रिंग इन देयर रोमन कैथलिक मोनार्क। तो पॉलिटिकल इश्यूज़ बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं, तो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे खूब सटायर लिखे गए हैं, ठीक है। सोसाइटी धीरे धीरे करके अर्बन हो रही है, तो अर्बन थीम्स अब लिटरेचर में आ रही हैं। ये की वर्ड्स हैं, इसलिए आप इन की वर्ड्स को याद रखिएगा। सिविलाइज्ड सोसाइटी है तो लैंग्वेज रिफाइन हो जाएगी अब,
ठीक है, उसी तरीके की एकदम रिफाइंड लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है मैकफ्लेक्नोई का, समझने के लिए आप देखिए कि इसमें क्या होता है। मैकफ्लेक्नोई तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मैकफ्लेक्नोई में सटायर लिखा किसने, जॉन ड्राइडन ने लिखा है, और अटैक किसको करते हैं इसमें, टॉमस शैडवेल को, ठीक है, जो अपने आप को क्या समझता था, ही यूज टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज ईयर ऑफ बेन जॉनसन, कि बेन जॉनसन का जो डायरेक्ट डिसेंडेंट वो अपने आप को समझता था, ठीक है। तो उसको जॉन ड्राइडन ने अटैक किया मैकफ्लेक्नोई में। अगर आप कुछ लाइंस हैं इसकी मैकफ्लेक्नोई की, विच आर शेयर जेम, ठीक है, तो यू शुड रीड। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एडवाइस करूँगी कि आज के सेशन के बाद में, ठीक है, आप कहीं पर भी इंटरनेट में टेक्स्ट निकाल लें मैकफ्लेक्नोई का और एक बार उसको पढ़ें ज़रूर, ठीक है। तो 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बट आप इस सटायर को भी पढ़ लेंगे ना, इसका टेक्स्ट भी पढ़ लेंगे ना, तो भी आप एक स्पिरिट समझ जाएंगे रेस्टोरेशन सटायर की। तो दिस इज़ माई हम्बल सजेशन टू ऑल ऑफ यू, डू रीड, डू गिव अ रीडिंग टू द टेक्स्ट ऑफ मैकफ्लेक्नोई टुडे। नेक्स्ट इज़ फिर जोनाथन स्विफ्ट हैं, आप जानते हैं कि फेमस राइटर रहे रेस्टोरेशन के, जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है। तो इनका मैंने एक वर्क यहाँ पर उठाया है क्योंकि क्रैश कोर्स है और आपको जो आपके सिलेबस में वर्क हैं उन्हीं पे फोकस ज़्यादा करना है इनिशियली। तो जो आपके सिलेबस में हैं वो आपको प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे इंग्लिश अड्डा के। तो एक वर्क, क्योंकि मैं आपको इस तरीके के वर्क्स, एग्जाम्पलरी वर्क ले रही हूँ इस एज के, जिनको अगर आप समझ लेंगे तो आप स्पिरिट समझ लेंगे इस एज की, ठीक है। तो एक अ मॉडेस्ट प्रपोजल बाय जोनाथन स्विफ्ट, इट डील्स विद द अब ये अगर आपने नहीं कभी मॉडेस्ट प्रपोजल पढ़ा है या आपको नहीं पता इसकी क्या थीम है, तो ये छोटा से डिस्कशन से ही आपको ध्यान में आ जाएगी। इट डील्स विद द डिप्रेसिंग सिचुएशन ऑफ आयरलैंड। तो अगर आपके पास आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जोनाथन स्विफ्ट डील्स विद सिचुएशन ऑफ आयरलैंड या इज़ रिलेटेड टू सिचुएशन ऑफ आयरलैंड, तो आप आँख बंद करके भी अ मॉडेस्ट प्रपोजल, आँख बंद करके कुछ मत करिएगा, इट्स एन एग्जैजरेशन, पर आपको पता है कि अ मॉडेस्ट प्रपोजल इट इज़ ऑल अबाउट डिप्रेसिंग सिचुएशन ऑफ आयरलैंड एंड द कंडीशन ऑफ इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है पुअर पीपल, इम्पोवरिश्ड पीपल देयर, ठीक है। तो एक तरीके से इंग्लैंड की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसी पे अ मॉडेस्ट प्रपोजल इज़ ऑल अबाउट दैट। बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द थीम हेयर एंड इट इन्वॉल्व सीन्स फ्रॉम रियल लाइफ, साइंटिफिक, इकोनॉमिक फैक्ट्स, आयरनी, सरकाज़म, ठीक है। जोनाथन स्विफ्ट के उसमें जितने भी आप लगा लीजिए कि जिस भी तरीके से वो अपनी राइटिंग को ज़्यादा पावरफुल कर सकते थे, उन्होंने वो सारे टूल्स यूज़ किए। उनकी आर्मरी में जितने भी टूल्स थे, चाहे वो आयरनी हो, सरकाज़म हो, डिस्क्रिप्शन हो सिचुएशन का, तो वो सब मॉडेस्ट प्रपोजल में आपको देखने को मिलेगा। मैंने ये दो वर्क इसलिए उठाए सो दैट कि आप इस एज की स्पिरिट को समझ पाएँ, ठीक है। और गुलिवर ट्रैवल, ठीक है, अगेन जोनाथन स्विफ्ट, सभी ने गुलिवर ट्रैवल के बारे में पढ़ा है। हम समझते हैं कि दिस इज़ सम चाइल्ड फिक्शन मेंट टू ह्यूमर द किड्स, ऐसा नहीं है। गुलिवर ट्रैवल्स की अगर आप थीम देखें तो बहुत प्रोफाउंड है, सो मच सो दैट वी कैन कॉल इट अ सटायर ऑन ह्यूमन नेचर इटसेल्फ, ठीक है। इसमें मोरालिटी की थीम है, इसमें रैशनैलिटी की थीम है, इसमें साइंटिफिक इकोनॉमिक इश्यूज़ सभी कुछ आप देखने को मिलते हैं। अगर आप लिटरल मीनिंग के बियॉन्ड देखें, मेटाफोरिकल मीनिंग देखें, तो गुलिवर ट्रैवल इज़ अ सटायर ऑन ह्यूमन नेचर। इतना सा भी जान लेंगे अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि गुलिवर ट्रैवल इज़ अ सटायर ऑन ह्यूमन नेचर, XY अदर ऑप्शंस, तो इट इज़ इन एसेंस अ सटायर ऑन ह्यूमन नेचर। तो आपने देखा कि रेस्टोरेशन एज जो है वो रीज़न एंड रैशनैलिटी की एज है। आपने देखा कि ट्रेंड्स जो हैं, सटायर बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है इस एज में। मॉक हीरोइक जो पोएम्स हैं वो बहुत लिखी गई हैं। थीम्स आपने देखे हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, अर्बन लाइफ है, और जो बाकी राइटर्स हैं, फेलो राइटर्स हैं, उन पे सटायर लिखे गए हैं। पॉलिटिकल फिगर्स
आपको दिखेंगे। अगर आप सटायर उठा करके देखिए इस एज का, ठीक है, चाहे आप जॉन ड्राइडन का देखिए या पोप का देखिए, तो आप क्या देखेंगे, यू विल फाइंड पॉलिटिकल फिगर्स या उनके कैरिकेचर आपको देखने को मिलेंगे विच आर रिडिक्यूल्ड, मॉक्ड। और फिर मॉडल्स प्रपोजल मैंने थीम बताई आयरलैंड, और गुलिवर ट्रैवल मैंने बताया कि याद रखिएगा सटायर ऑन ह्यूमन नेचर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट लिया है इस पीरियड का, वो है एक्सक्लूजन क्राइसिस। डेट याद रखिए 1679 अंटिल 1681 इन द रीन ऑफ किंग चार्ल्स टू। पता ही है रेस्टोरेशन पीरियड में चार्ल्स टू हैं, ठीक है। अब एक्सक्लूजन बिल क्या था? एक्सक्लूजन बिल में क्या हुआ कि एक्सक्लूजन बिल जो था इस ये क्या करना चाहता था, ठीक है। एक्सक्लूजन बिल के थ्रू क्या अचीव किया जाना चाहता था कि जो किंग का जो ब्रदर है जेम्स टू, उसको क्योंकि ही वॉज इन द लाइन टू थ्रोन, क्योंकि किंग, मैंने आपको बताया कि चार्ल्स टू का अपना बेटा या बेटी तो थे नहीं, तो हु वॉज इन द लाइन टू थ्रोन, ठीक है। सक्सेशन लाइन में कौन थे? इनके ब्रदर थे, यंगर ब्रदर जेम्स टू। तो एक बिल पास करवाने की कोशिश की गई जिसको एक्सक्लूजन बिल कहा गया, जिसकी वजह से एक्सक्लूजन क्राइसिस हुआ कि जो जेम्स टू हैं, जो ड्यूक ऑफ यॉर्क हैं, उनको जो लाइन ऑफ सक्सेशन है उससे हटाया जाए। क्यों? क्योंकि वो जो है ही इज़ अ रोमन कैथलिक एंड इंग्लैंड डिडंट वांट अ रोमन कैथलिक किंग, ठीक है। तो मैंने बताया ही आपको कि दो पार्टीज़ तो बन ही चुकी हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन के टाइम पे। तो जो दो पार्टीज़ थी, जो टॉरीज थे, उन्होंने एक्सक्लूजन का देवर अपोज टू एक्सक्लूजन, राइट। उनको लगता था कि टोरीज दे वांटेड अ रोमन कैथलिक किंग एंड वाइल द कंट्री पार्टी द विक्स, वैसे पॉपुलर नाम जो है वो विक्स है, बट वैसे कंट्री पार्टी भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। ये जो विक्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे एक्सक्लूजन क्राइसिस को। तो इसका क्या मतलब है, टोरीज जो थे वो रोमन कैथलिक सपोर्टर्स थे और जो विक्स जो थे वो प्रोटेस्टेंट चर्च के सपोर्टर थे। इसलिए वो चाहते थे कि एक्सक्लूजन बिल पास हो जाए और कोई भी रोमन कैथलिक मोनार्क ना बने इंग्लैंड का, ठीक है। फाइनली क्या होता है कि 1701 में, ठीक है, एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया जाता है जिसने डेफिनेटिवली डिसाइड कर लिया कि क्या, मतलब ये डिसाइडेड हो गया इसके बाद में कि कैथलिक्स जो हैं वो दे कैन नॉट बी ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। अगर रोमन कैथलिक फॉलोअर है और वो लाइन ऑफ सक्सेशन में है तो ही विल बी एक्सक्लूडेड, ही विल नॉट बी मेड द किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो अगर एक्ट ऑफ सेटलमेंट का इतना बस आपको याद रखना है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पास किया गया, ठीक है, और इसका क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट रहा इंग्लैंड पे। इसने एक्सक्लूड कर दिया, इसने फॉर एवर इट डिसाइडेड, इट मेड इट क्लियर दैट नो वन हु हैज़ रोमन कैथलिक फॉलोइंग कैन एवर बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। ग्लोरियस रेवोल्यूशन को मैंने एक और बार टच किया है यहाँ पर, सो दैट कि एक तरीके से, क्योंकि जो पहली स्लाइड थी उसमें हमने रेस्टोरेशन को एट अ ग्लांस देखा, वो हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बिना नहीं पढ़ सकते। यहाँ पर ग्लोरियस रेवोल्यूशन के कुछ पॉइंट्स मैंने अलग से भी आपको मेंशन कर दिए। आपको पता ही है 1688, 89, ठीक है। जेम्स टू जो हैं, इवेंट्स ऑफ 1688-89, डिपोजिशन ऑफ जेम्स सेकेंड एंड एक्सेशन टू थ्रोन ऑफ हिज डॉटर मैरी सेकेंड एंड हर हस्बैंड विलियम थर्ड। तो क्या हुआ है 1701 में आप देखते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। उससे पहले क्या होता है, उससे पहले ये कोशिश की जाती है कि जेम्स टू जो है, जो नेचुरल सक्सेसर है आफ्टर चार्ल्स टू, उसको नहीं आने दिया जाए इंग्लैंड की गद्दी पे, और किसको किंग बना दिया जाता है, ये इन्होंने जॉइंटली रूल किया, ठीक है। एक्सेशन टू थ्रोन ऑफ हिज डॉटर मैरी टू एंड हर हस्बैंड विलियम थ्री इंस्टेड ऑफ जेम्स टू, राइट, हु केम टू द थ्रोन, मैरी सेकेंड एंड विलियम थ्री उनके हस्बैंड, ठीक है, जिनको कि प्रिंस ऑफ ऑरेंज भी बोलते हैं। जेम्स जो हैं ही फ्लेड टू फ्रांस, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ याद है कि छोटे, यहाँ देखिए, लेट मी टेक यू बैक, ठीक है। 1660 से 1685 में क्या हो रहा है
कि चार्ल्स टू इज़ द किंग, ठीक है। 1685 टू 1688 क्या हो रहा है, जेम्स टू जो हैं वो ब्रीफ उनका रीन है, ठीक है। और 1688 में ही क्या हो रहा है, यहाँ देखिए फिर से ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि जो डिसकंटेंट है, जो एक सेंस ऑफ रिवोल्ट है जेम्स टू के अगेंस्ट में बिकॉज ऑफ हिज रोमन कैथोलिक फॉलोइंग, इतना बढ़ गया है इंग्लैंड में कि एक तरीके से एक रेवोल्यूशन ही हुआ कि सो मच सो दैट ही हैड टू फ्ली फ्रॉम इंग्लैंड टू फ्रांस। एंड उनकी जगह पे वंस ही फ्लेड फ्रॉम इंग्लैंड who came to throne, मैरी सेकेंड एंड हर हस्बैंड विलियम थ्री, ठीक है। एंड उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, जिसको कि बाद में कहा गया बिल ऑफ राइट्स, पास किया गया, ठीक है। और जिसने इस्टेब्लिश कर दिया एज द परमानेंट रूलर ऑफ इंग्लैंड, अबॉलिश रोमन कैथोलिक किंग्स फ्रॉम असेंडिंग टू थ्रोन, ये बिल था, ठीक है। और उसके बाद में फाइनली एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ गया 1701 में, जिसके बाद तो दिस क्वेश्चन गॉट डिसाइडेड फॉर एवर, ठीक है, कि इस तरीके की कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी कि कोई रोमन कैथोलिक फॉलोइंग वाला किंग इंग्लैंड की गद्दी पे बैठे, ठीक है। तो अब आप एक बार थोड़ा सा देर इससे पहले कि हम दूसरे पीरियड पे मूव करें, आप इस रेस्टोरेशन को देखने की कोशिश करिए। 1660 में कौन आते हैं गद्दी पे बैठते हैं, चार्ल्स सेकेंड आते हैं, ठीक है। चार्ल्स सेकेंड जो हैं उनका कोई अपना बेटा या बेटी नहीं है हु कैन असेंड द थ्रोन आफ्टर हिम। तो कौन है लाइन ऑफ सक्सेशन में, जेम्स टू हैं, ठीक है। अब जेम्स टू जो हैं 3-4 साल के लिए गद्दी पे बैठते हैं, बट लोग जो हैं वो बहुत डिससेटिस्फाइड हैं, तो वो क्या करते हैं, हर तरीके का रेवोल्यूशन होता रहता है, ठीक है। और फाइनली 1688 में रेवोल्यूशन होता है, जेम्स सेकेंड भाग जाते हैं फ्रांस में, और थ्रोन पे मैरी सेकेंड एंड उनके हस्बैंड विलियम थ्री आ जाते हैं। और अब इंग्लैंड इस सिचुएशन में वापस नहीं पड़ना चाहता है कि अगर किसी प्रोटेस्टेंट किंग का कोई बच्चा नहीं है तो कोई रोमन कैथोलिक उसका भाई या बहन थ्रोन पे बैठे, तो वो क्या करते हैं, फिर वो फाइनली एक बिल ही पास किया जाता है और 1701 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास हो जाता है, और जो क्लियरली एक्सक्लूड कर देता है किसी भी रोमन कैथोलिक किंग को फ्रॉम, इट प्रिवेंट्स एनी रोमन कैथोलिक किंग फ्रॉम बिकमिंग द किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अब ये हमने रेस्टोरेशन पीरियड देखा, अब हम क्या है, रोमांटिक पीरियड देखेंगे, ठीक है। रोमांटिक पीरियड को हम फिक्स कहते हैं 1789 टू 1837, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए आप 1789 पे जेम्स टू जो है ही इज़ नो मोर द किंग, सो हु इज़ द किंग, मैरी सेकेंड एंड विलियम थ्री, सो हु रूल्स रोमांटिक पीरियड, मैरी सेकेंड एंड हर हस्बैंड, ठीक है। तो रोमांटिक पीरियड की बिगिनिंग हम मानते हैं 1789 में, एंड it ended in 1837. Now the romantic period began roughly around 1798 and lasted until 1837, ठीक है। लुई कैज़मीन termed romantic age as age of Wordsworth. ये एक important, just give me a minute, yes. Okay. मैम अब तक जो पढ़ा है मैम, रोमांटिक पीरियड की शुरुआत 1798 से मानी जाती है विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट। नहीं, ये 1798 ही है, ये यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है, एक्चुअली ये 98 को मैंने 89 लिख दिया है विच इज़ अ टाइपो, ठीक है। ये 1798, हाँ ओके मैम, आई विल मेक दिस करेक्शन। और अगर आप, क्योंकि आपके साथ में ये रिकॉर्डिंग शेयर होती है तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए प्लीज़ मेक इट 1798, यू विल फाइंड दिस मेंशन इन द वेरी फर्स्ट लाइन, द वेरी फर्स्ट पॉइंट। और मैम एंडिंग डेट 1832 विद द रिफॉर्म्स बिल। नहीं, इट्स 1837, क्वीन विक्टोरिया केम टू द थ्रोन ना। Ma'am, 1789 is the date of French Revolution. I think it is correct. Is there any confusion here? Ma'am, 1789 is the date of French Revolution. I think it is correct. After French Revolution. But Romanticism starts with the publication of Yes. lyrical ballads. Yes. No. See,
the thing here is that we will fix it at 1798, and the end period would be 1837. The Queen Victoria ascended the throne. We will not fix it at when the you mentioned one act, right? We will not, that cannot be considered to be the end of romantic period. We will fix it at a definitive period, that will be 1837, right? सपना जी, एनी कंफ्यूजन हेयर? मैम थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि तिवारी सर जो है 1832 बताते हैं मैम। अच्छा ऐसा एक काम करते हैं, कंफ्यूजन का कोई रूम नहीं होना, कंफ्यूजन का कोई रूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रही हैं। तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी रेफर 2 to 3 बुक्स एंड लेट मी क्लैरिफाई दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? मैम वैसे सर बोलते हैं कि नॉर्मली जो डेट्स आती है क्वेश्चंस वगैरह में वो 1837 ही आती है। 18 एंड इस देखिए 1837 को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना, आप ये चीज़ जानते हैं कि जो लिटरेरी पीरियड्स होते हैं वो तो हमने फॉर द ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना दिए हैं, ठीक है? तो अभी क्या होता है कि 32 में भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा, 37 में, बट जहाँ पर से रूलर चेंज हो जा रहा है इंग्लैंड का, उसको हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि 1837 के बाद में फिर हम विक्टोरियन पीरियड बोल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया हैज़ असेंडेड द थ्रोन when a period is being named after a ruler, right? So we cannot take any year before that. You are getting my point, because the entire period takes after the name of Victoria, Queen Victoria. Yes ma'am. अभी अगर हम ये इसको पढ़ना, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, जिस पे से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि रोमांटिक एज में मैं तो देखिए बहुत पोएट्स हुए, ठीक है? आप क्योंकि रोमांटिक पीरियड के पोएट्स तो बहुत फेमस है, अगर हम फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, पर हम इस पूरी एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ किसने कहा, अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है, तो आप ये याद रख लें या आप ये लिख भी लें कि लुई कैज़मिन जो हैं, ही टर्म्ड रोमांटिक एज 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 ऑफ वर्ड्सवर्थ, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हु टर्म्ड रोमांटिक एज 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 ऑफ वर्ड्सवर्थ, ओके? सो इट वाज लुई कैज़मिन। ये जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ा डीप स्टडी से निकलती है, तो आप इसको लिख लें। नेक्स्ट है कि इंस्पिरेशन क्या रही, ठीक है, रोमांटिक पीरियड के लिए? ये आपको पता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आप जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर इवेंट रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, एंड क्या उसके प्रिंसिपल्स थे एंड कैसे उसने अफेक्ट किया रोमांटिक पीरियड को, ये हमें सारे जो पोएट्स हैं रोमांटिक पीरियड के, उनकी राइटिंग्स में देखने को मिलता है। आपको पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, राइट? ऑल राइटर्स हु रोट इन रोमांटिक पीरियड, दे वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन, मोर सो विलियम वर्ड्सवर्थ, राइट? उन्होंने कुछ इस तरीके से भी बोला भी है कि इट वॉज़ अ ट्रू ब्लेसिंग टू बी अलाइव इन दैट एज व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस, क्योंकि दे वर यंग एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन इट ऑल्सो हैड अ वेरी यंग फर्वर, क्योंकि उस टाइम के जो किंग थे, राइट, ही वॉज वेरी करप्ट, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, एक तरीके से फ्रांस उस टाइम पे इट वॉज एन इकोनॉमिकल मेस। तो जब कोई कंट्री इकोनॉमिकल मेस होती है, रेवोल्यूशन इज़ जस्ट इन साइट। तो जो इंग्लैंड में जो इस तरीके के जो हमारे पोएट्स हुए, रोमांटिक पोएट्स हुए, दे हैड वेरी फाइन सेंसिबिलिटीज़, दे वर वेरी सेंसिटिव पीपल, राइट? सो दे वर रियली इम्प्रेस्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट? सो फ्रेंच रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं रोमांटिक पीरियड का एक ट्रिगर पॉइंट आप मान के चल सकते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस किया। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट बनता है, द टर्म रोमांटिसिज्म, राइट? जब मैं आपके इस सेशन के लिए रिसर्च कर रही थी, तो आई केम अक्रॉस वन क्वेश्चन, जिसमें कि क्वेश्चन ही ये था कि ये जो रोमांटिक पीरियड को रोमांटिक पीरियड या रोमांटिसिज्म का नाम किसने दिया? क्या जो खुद रोमांटिक पोएट्स हुए उन्होंने कहा कि वी आर रोमांटिक पोएट्स? ऐसा नहीं है। उस रोमांटिक पीरियड में कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं था कि दीज आर रोमांटिक पोएट्स। विक्टोरियंस
जो उनके सक्सेसर हुए रोमांटिक पोएट्स के, उन्होंने कहा कि जो हमसे पहले ये पोएट्स हुए जिनकी पोएम्स में, राइटिंग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक मिली, दे वर रोमांटिक्स, they had romantic leanings, they wrote, their writings had these characteristics. तो याद रखिएगा विक्टोरियन क्रिटिक्स ने नाम दिया रोमांटिसिज्म, उनको रोमांटिक पोएट्स बोला। रोमांटिक पोएट्स ने खुद ये टर्म नहीं निकाली अपने लिए, ठीक है। तो अगर ऑप्शन आते हैं तो विक्टोरियन क्रिटिक्स आप ऑप्ट करेंगे, ठीक है। द टर्म रोमांटिसिज्म वॉज फर्स्ट यूज्ड इन जर्मनी इन द लेट 18th century when the critics August and Schlegel wrote. Now this is again German, just which if translated to English reads romantic poetry. ये आपको वर्क याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये दो नाम याद रखने की ज़रूरत है क्रिटिक्स की, ठीक है, ऑगस्ट एंड श्लीगल, ये जर्मन में हुए। तो ये जो देखिए आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि रोमांटिक पीरियड को या रोमांटिक मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो जर्मनी कहाँ से पिक्चर में आया, ठीक है। आप खुद सोचिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान तो कोई ऐसी टर्म यूज़ नहीं की गई, ठीक है, और बट जर्मनी में उस दौरान एक वर्क पब्लिश हुआ जिस वर्क का टाइटल ही था रोमांटिसिज्म पोएजी, यानी कि रोमांटिक पोइट्री। और कौन दो क्रिटिक्स ने वो को ऑथर किया था, ऑगस्ट एंड श्लीगल ने, ठीक है। एंड तो पहला रेफरेंस इस वर्ड की तरफ हमें जर्मन क्रिटिक्स का यूज़ किया हुआ दिख रहा है। उसके बाद में मदमे दे सॉल, एन इन्फ्लुएंशियल लीडर ऑफ फ्रेंच इंटेलेक्चुअल लाइफ, following the publication of her account of her German travels in 1813, she popularized the term in France. अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि सबसे पहले जर्मनी में दो क्रिटिक्स ने एक वर्क पब्लिश किया, ठीक है, जिसमें पहली बार रोमांटिक वर्ड यूज़ किया गया। वो दो क्रिटिक कौन से, ऑगस्ट एंड श्लीगर। उसके बाद में मादमे दे स्टाल, इन्होंने क्या किया, ये जर्मनी से ट्रैवल करके लौटी, ठीक है, फ्रेंच हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। इन्होंने 1813 के आसपास, ठीक है, 1813 के आसपास इस टर्म को फ्रांस में पॉपुलराइज करना शुरू किया। और बाद में विक्टोरियन पोएट्स, क्योंकि नाउ दे वर फेमिलियर विद दीज टर्म्स, ठीक है, दे फाइनली द विक्टोरियन क्रिटिक्स अप्लाइड दिस टर्म टू राइटर्स हु रोट इन दिस पीरियड। अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना यहाँ पर ना इस टर्म को लेकर के, क्योंकि इस टर्म जी नेक्स्ट है। लेट्स मूव ऑन। देयर वाज अ लॉट ऑफ, ये तो आपको पता है, इसलिए मैं जो पॉइंट आपको पता है मैं उस पर बहुत फोकस नहीं करूँगी। आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने लिबर्टी सीखी, उन्होंने दे अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को लेकर के, क्राइज बिकेम लाउडर, ठीक है, इंडिविजुअलिटी जो है उसको इम्पॉर्टेंस दिया गया। तो उसके बाद में ये जो है ये बैकग्राउंड है और किस तरीके से इम्पैक्ट किया ये आपको पता ही है। आपको पता है कि किस तरीके से द सोसाइटी वाज बिकमिंग मोर इंडस्ट्रियल, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में किस तरीके के इविल्स एंटर्ड ह्यूमन साइकी एंड ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, जो एक सोशल बैकग्राउंड चेंज हुआ इंग्लैंड का, ठीक है, और किस तरीके से हमारे जो कंट्री साइड हैं वो डिमिनिश होना शुरू हो गए और अर्बन लाइफ बिकेम पॉपुलर, राइट। और अर्बन लाइफ के साथ में इतने सारे इविल्स आए जो आपको ब्लेक की पोएम्स में देखने को पढ़ने को मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों ने इस पीरियड के जो सेंसिटिव राइटर्स हुए उनको, दे मूव्ड अवे फ्रॉम द टेक्निकल थिंग, द मैकेनिकल थिंग, एंड they move towards nature for solace, for contentment, for happiness, which they couldn't find in machine and increasingly industrial society of the England of that time. उसके बाद में हम देखते हैं कि नेगेटिव इमोशंस क्या रहे। नेगेटिव इमोशंस जो रहे वो थे होपलेसनेस, ठीक है। हो क्या रहा था कि आप देख रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव नोट पे शुरू हुआ, ठीक है, बट धीरे धीरे कर करके क्या होता है कि इसमें भी करप्शन आ गया, इतना सारा ब्लड शेड हुआ। जो नेपोलियन बोनापार्ट हु केम टू थ्रोन, ठीक है, ही ऑल्सो समवेयर डाउन द लाइन ही ऑल्सो लॉस्ट हिज वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स। तो
इस तरीके से एक डिसल्यूजनमेंट भी क्रिएट हुआ, एक होपलेसनेस भी आई, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ख़त्म होते होते। तो फिर कहाँ सीख किया सोलेस राइटर्स ने? उन ये मोटो यही रहा रोमांटिसिज्म का कि लुक टूवर्ड्स नेचर, गो बैक टू नेचर, ठीक है। बट यहाँ पर नेचर क्या है? यहाँ पर नेचर है द फिजिकल नेचर दैट सराउंड्स यू। नेक्स्ट है एन अर्ली प्रोटोटाइप ऑफ रोमांटिसिज्म। एक, अगर आप रोमांटिक मूवमेंट इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं तो आपको जर्मन मूवमेंट जो स्ट्रम एंड ड्रैंग है इसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपने देख लिया कि किस तरीके से जर्मनी में सबसे पहले रोमांटिक वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। तो ये एक मूवमेंट हुआ जर्मनी में, स्ट्रम एंड ड्रैंग, इसका ट्रांसलेशन है स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। कब हुआ ये मूवमेंट? ये मूवमेंट होता है 1760s एंड 1780s के बीच में, यानी कि इंग्लैंड में रोमांटिसिज्म की शुरुआत से कुछ डेकेड पहले जर्मन में एक सिमिलर मूवमेंट है, ठीक है, जिसकी कि वैल्यूज सेंसिबिलिटीज सेम हैं जो हमें इंग्लैंड में रोमांटिक मूवमेंट में देखने को मिलती है, ठीक है। इसने भी क्या किया, इस मूवमेंट ने क्या किया, जर्मनी में एक आर्टिस्टिक कॉन्शियसनेस को टच किया, इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, और एम्फसाइज किस पे दिया गया? इमोशंस को, नेचर को, सब्जेक्टिविटी को, ठीक है। अगर कोई एक कॉमन मैन भी लिख रहा है तो उसकी अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी, उसका अपना एक्सपीरियंस है, उसको भी इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको सब्जेक्टिविटी हम कहेंगे। सब्जेक्टिविटी में क्या होता है? कोई एक क्लियर आंसर नहीं होता ना, सब्जेक्टिविटी में सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। तो इमोशंस, नेचर, सब्जेक्टिविटी, पैशन, ठीक है, ये सारी जो एनर्जीज़ हैं, ये जो इमोशंस हैं, इनको एम्फेसिस मिला इस मूवमेंट में, जो कि ऑलमोस्ट अ डेकेड पहले जर्मनी में शुरू हुआ। एंड इट टुक इट्स नेम फ्रॉम द टाइटल ऑफ द प्ले रोमांटिसिज्म बाय, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एक प्ले भी तो आया है रोमांटिसिज्म के नाम से, ठीक है, वो किसने लिखा है? आप अभी तक तो हमको पता ही नहीं, अभी तो हमको सिर्फ इतना ही पता है कि एक मूवमेंट है इंग्लैंड में रोमांटिसिज्म जिसको बोलते हैं, और जिसके फेमस राइटर्स रहे हैं वर्ड्सवर्थ, ब्लेक, कीट्स, बायरन, शेली, ठीक है। पर एक प्ले भी लिखा गया है रोमांटिसिज्म नाम से। ये प्ले कब आता है? ये जब इंग्लैंड में रोमांटिसिज्म शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले लिखा जा चुका है, यानी ये टर्म पॉपुलर होने लग गई थी, ठीक है। तो सिंपल है, आप 777 है लास्ट में, ठीक है। 1777 में आया था, मैक्समिलियन क्लिंगर ने लिखा है इसको, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में यस मैम, क्लिंगर वाज अ जर्मन, ही वॉज अ जर्मन कहीं भी, ठीक है। ये आप पता है आपको ना एक और वो ट्रिक डेवलप करनी पड़ेगी। कुछ कुछ नेम से ही आप पता चल जाता है आपको कि क्या ओरिजिन रहा होगा। तो फ्रेडरिक जो आपको मिलेंगे वो आपको जर्मन फर्स्ट नेम बहुत मिलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्चुअली मैंने इसमें 2 वर्क इंक्लूड कर लिए, एक तो राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर सैम्यूल टेलर कॉलरिज का, और एक मैंने लंदन बाय विलियम ब्लेक, ठीक है, ये मैंने इंक्लूड कर लिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ प्रोमिनेंट वर्क हैं उस एज के, उसको आप पढ़ लेते हैं, पूरी एज की कैरेक्टरिस्टिक समझ जाते हैं। तो आप एंशिएंट मरीनर में देखते हैं कि किस तरीके से जो मरीनर था, ही शॉट द एल्बेट्रॉस डेड एंड द एंटायर नेचर बिकेम अगेंस्ट हिम एंड ही हैड टू पे फॉर दैट एंड ही फाइनली रिपेंटेड, राइट। और इंग्लिश में एक फ्रेज आ गया, एल्बेट्रॉस अराउंड द नेक। सो इफ़ यू आर गिल्टी ऑफ समथिंग, यू नो, योर कॉन्शियंस विल ऑलवेज हर्ट यू। तो इस तरीके से तो आप सोचिए कि क्या सेंसिबिलिटीज़ हैं रोमांटिक राइटर्स की, कि दे सी डिविनिटी, दे सी लाइफ, यू नो, दे फील दैट एवरी लाइफ इज़ वर्थ सेविंग, वर्थ प्रोटेक्टिंग, ठीक है। तो ये कुछ मेजर थीम्स रही हैं रोमांटिक पीरियड की। रोमांटिक पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसकी कि थीम्स हमें समझना बहुत मुश्किल नहीं है। अब क्या है, मैंने जो जितने भी राइटर्स हैं, कभी कभी आप जानते हैं क्या होता है, जब कोई एज बहुत फेमस होती है तो उसमें से कभी कभी जो माइनर राइटर्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं जो हम आंसर नहीं कर पाते,
ठीक है। तो इसलिए, और कभी कभी क्या होता है हमें पता ही नहीं होता है, कुछ माइनर राइटर्स होते हैं जिनको हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको कौन सी एज में है, ये विक्टोरियन में आते हैं या रोमांटिसिज्म में आते हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए ये पूरा लिस्ट आपको दे दी है। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदी, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, जॉन क्लेयर के बारे में भी थोड़ा पढ़िएगा, विलियम हैजलिट, ले हंट, चार्ल्स लैम्ब, थॉमस डे क्विंसी, ठीक है, वॉल्टर स्कॉट, जानते हैं आप हिस्टोरिकल नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं, जेन ऑस्टन, वॉल्टर सैवेज लैंडर, मैरी शेली, एन रैडक्लिफ, वॉल्पोल, आप जानते हैं इन्होंने गॉथिक लिटरेचर पे लिखा है, फैनी बर्नी, विलियम गॉडविन एंड रिचर्ड शेरिडन। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ जब आप व्हेन यू विल गो ओवर दिस लेक्चर तो आप ये सारे नेम्स जो हैं एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इस सेशन में ही आपने देखा है तो कुछ तो यू विल रिमेंबर सम ऑफ दीज नेम्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, साउदी, बायरन, शेली, कीट्स, क्लेयर, हैजलिट, ले हंट, चार्ल्स लैम्ब, थॉमस डे क्विंसी, वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट को विक्टोरियन में कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। वॉल्टर स्कॉट, जेन ऑस्टन, वॉल्टर सैवेज लैंडर, मैरी शेली, एन रैडक्लिफ, होरिस वॉलपोल, फैनी बर्नी, विलियम गॉडविन, रिचर्ड शेरिडन। ठीक है, नाउ यहाँ पर अब मैंने क्या किया है, ये जो लास्ट सेक्शन है ना हमारे लेक्चर का, तो इसमें मैंने आज थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे कि मैंने आपको एज का ओवरव्यू दे दिया, ठीक है, कुछ राइटर्स बता दिए हमने, इस एज के लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। अब क्या होता है, ये सब देखने के बाद में भी कभी कभी हम क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब आप जो आपके सिलेबस में जो वर्क्स हैं उसको तो आप डिटेल में पढ़ेंगे, दैट गोज़ विदाउट सेइंग, पर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जो उस एज से रिलेटेड होते हैं पर हमने नहीं पढ़ा होता है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन मैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन बता दूं, सो दैट कि सेशन ख़त्म करते करते आपको ये सेटिस्फैक्शन रहे कि चलिए हमने इन दोनों एजेस के सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लिटरेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब जानने के साथ साथ कुछ ऐसे टैंजिबल कॉन्क्रीट क्वेश्चन भी हमको मिल गए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विलियम ब्लेक का जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है, इट केम आउट इन 1789, ठीक है, बट इट वाज फाइनली पब्लिश्ड इन 1794, ठीक है। और इनका जो पहला वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्लेक का जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है दैट इज़ पोइटिकल स्केचेस, और उसके ठीक नीचे मैंने एक बहुत मिलता जुलता नाम लिखा है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, जिसको मैंने इसको बोल्ड फेस कर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, देखिए कितनी सिमिलैरिटी है नेम्स में, पोइटिकल स्केचेस, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। तो पोइटिकल स्केचेस जो था वो ब्लेक का वॉल्यूम ऑफ पोएम्स था, ठीक है, जबकि डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है वो वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि वर्ड्सवर्थ के नेम में देखिए डी आ रहा है ना, वर्ड्सवर्थ, तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वर्ड्सवर्थ का है और पोइटिकल स्केचेस किसका है, ब्लेक का है, ठीक है। और ब्लेक का डिक्टम दैट मिल्टन वॉज, ये ब्लेक ने कहा था, दैट मिल्टन वॉज अ ट्रू पोएट ऑफ एंड द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये इतना याद रख लीजिए कि मिल्टन को किसने कहा था कि दैट ही इज़ ऑफ द पार्टी ऑफ डेविल, ठीक है, वो ब्लेक ने ही कहा था। आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा क्योंकि इतने कोट्स होते हैं, इतने वर्क्स होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कोई ट्रिक निकालनी पड़ेगी याद करने की। आप ऐसे याद रख लीजिए कि ब्लेक ने, क्योंकि डेविल्स, एंजल्स के बारे में बहुत लिखा है, ठीक है, तो मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में तो लिखा ही है एंजल्स के बारे में, डेविल्स के बारे में। तो आप याद रख लीजिए कि ब्लेक ने डेविल को कहा दैट ही इज़ डेविल्स एडवोकेट, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे जो आपके सामने है कोटेशन में, और ये उनका एक वर्क है ब्लेक का, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, उसमें है ये। मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल्स में कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, कुछ लाइन्स हैं, वो मैंने आपके लिए पिक करके यहाँ इंक्लूड कर ली हैं। जैसे कि इसी में ही उनने कहा है कि विदाउट कॉन्ट्रेरीज नो प्रोग्रेशन, ठीक है, कि जब तक जो ऑपोजिट चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, तो तब तक कोई प्रोग्रेशन नहीं है। विदाउट कॉन्ट्रेरीज
नो प्रोग्रेशन। फिर उन्होंने कहा है कि टू जर्नलाइज इज़ टू जर्नलाइजेशन इज़ फॉर द फूल्स, ऐसे करके उन्होंने कहा है। ये एक बार आया भी है किसी एग्ज़ाम में, ठीक है। हु सेड जर्नलाइजेशन इज़ फॉर द फूल्स, ठीक है, ये भी ब्लेक ने ही कहा है। एंड टू डाइसेक्ट इज़ टू किल, ये भी ब्लेक ने कहा है, ठीक है। टू डाइसेक्ट, किसी चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा एनालाइज करना, ठीक है, जो कि हम देखते हैं कि न्यू क्लासिकल जो हमारे हुए राइटर्स, उनका उस एज की कैरेक्टरिस्टिक थी। तो टू डाइसेक्ट इज़ टू किल, ये कहते हैं ब्लेक। और जर्नलाइजेशन इज़ फॉर द फूल्स, ये भी कहते हैं ब्लेक, ठीक है। लिरिकल बैलेट्स तो आपको पता ही है, आपको पता होना चाहिए कब पब्लिश हुआ था, ठीक है। हम तो मानते हैं, मतलब ये तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम रोमांटिक मूवमेंट की बिगिनिंग ही इसके साथ में मानते हैं, 1798 के साथ में, ठीक है। तो जब कोई कन्फ्यूजन आती है, जैसे अभी शुरू में कन्फ्यूजन थी, तो कोई भी लिटरेरी पीरियड जब शुरू होता है, या तो कोई बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल मूवमेंट या इवेंट होता है जो की हिस्ट्री को रीडिफाइन कर देता है फ्रॉम देन दैट इवेंट ऑन, फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन, या फिर कोई एक ऐसा फिनोमिनल वर्क पब्लिश होता है उस जो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है उस एज की। तो लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ तो हम उसको रोमांटिक पीरियड की बिगिनिंग मान लेते हैं। एंड प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड आपको पता ही है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ठीक है। एक पोएम आप जानते हैं, आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है, माइकल, ठीक है, बाय वर्ड्स वॉज इंक्लूडेड लेटर इन। जानते हैं क्वेश्चन क्या आता है लिरिकल बैलेड में, जो कुछ पोएम्स बाद में ऐड हुई ना, उस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और माइकल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसकी एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि मैंने देखा है एग्ज़ाम्स में आते हुए, इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड कर ली है। एंड नेवर टर्न्ड अ स्टोन, एंड नेवर टर्न्ड अ स्टोन, ठीक है, कि इट नेवर टर्न्ड, समथिंग नेवर टर्न्ड अ स्टोन। तो दैट लाइन इज़ एक्चुअली इन दिस पोएम माइकल बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये मैंने वर्ड्स कर दिया यहाँ, ये विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, वर्ड्सवर्थ मैं लिखना चाह रही थी, ठीक है। फिर है, अब जैसे कि कुछ और मैंने वर्क्स इंक्लूड कर लिए हैं। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ वो वर्क्स आ जाते हैं, आपसे पूछा जाता है किसने लिखा है, तो आपको पता नहीं होता है, तो यू लूज़ मार्क्स, ठीक है। एक ये लाइन जो मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के उसमें कोट करना चाह रही थी, वो लाइन यहाँ पर मैंने इंक्लूड की है कि मैंने आपको बताया था कि बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहे थे सारे राइटर्स, बट विलियम वर्ड्सवर्थ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा था इसका, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो उन्होंने कहा था, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, ठीक है। जो लोग थे अलाइव वही ब्लिस की स्टेट में थे, बट जो यंग थे इट फेल्ट लाइक हेवन, ओके। तो ये एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो एक यूथफुल फर्वर था वो एक्सप्रेस किया है वर्ड्सवर्थ ने, कि कितना एक्साइटेड थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन और कितना स्ट्रांगली फील करते थे उसके प्रिंसिपल्स को लेकर के, ठीक है। ये लाइन बहुत बार आती है, बहुत बार आती है, ठीक है। इसको तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, और किसको क्या रेफ़र कर रही है उसको भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है, और किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, किस इंपॉर्टेंट इवेंट को रेफ़र कर रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन को। प्रिल्यूड कब आया था, प्रिल्यूड का भी आप जानते हैं कि कब पब्लिश हुआ, ठीक है, पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ, कितनी बुक्स में पब्लिश हुआ, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो प्रिल्यूड कब आया आपका, 1850 में आता है, ठीक है। फिर एक कीट्स की पोएम से, मतलब कीट्स का एक स्टेटमेंट है जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो है, वी हेट पोइट्री दैट हैज़ पैल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस, ये अपॉन है, वी हेट पोइट्री दैट हैज़ पैल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस, ठीक है। ये उन्होंने कीट्स के लिए बोला। ऐसा नहीं होता है कि अगर सारे रोमांटिक ट्रेडिशन के पोएट हैं तो उनमें भी विद इन देम ऑल्सो द स्टाइल, द थीम्स, मेन थीम सेम रहती हैं बट ट्रीटमेंट डिफरेंट रहता है। तो कीट्स ने वर्ड्सवर्थ के लिए बोला कि एनी पोइट्री दैट हैज़ अ डिज़ाइन अपॉन अस, दैट एक तरीके डिज़ाइन क्या होता है, जब हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। पोएम के टर्म्स में क्या हो सकता है कि किसी ने इस तरीके से लिखा है कि वो चाहता है कि यही आप इंटरप्रेट करें, यही मीनिंग आप निकालें। तो कीट्स वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट। तो कीट ने बोला कि वी हेट पोइट्री दैट हैज़ पाल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस, ठीक है। ब्राउनिंग जो विक्टोरियन हमारे राइटर हुए, जो अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए जाने जाते हैं,
रॉबर्ट ब्राउनिंग, इन्होंने वर्ड्सवर्थ को लेकर के एक चीज़ बोली कि फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर, सिल्वर हेयर रेफर्स टू पावर एंड मनी, ठीक है, तो किस तरीके से पेट्रनेज के लिए, ठीक है, टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द रूलर्स ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, ही फॉरगॉट द वैल्यूज़ ऑफ रोमांटिक राइटर्स, ठीक है, तो ये उन्होंने एक तरीके से एक्यूज़ किया, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। नेक्स्ट है कॉलरिज लॉन्च द न्यूज़पेपर द वॉचमैन, ठीक है, फॉर कन्वर्टिंग ह्यूमैनिटी से यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि रिलीजन कन्वर्ट करना है, यहाँ पर आप सिर्फ ये एक चीज़ याद रखिए कि कॉलरिज से कौन सा आप एक न्यूज़पेपर, क्योंकि आप जानते हैं जर्नल या न्यूज़पेपर पे भी क्वेश्चन आता है, तो अगर कोई राइटर स्पेशली क्या हुआ मॉडर्न पीरियड में और विक्टोरियन पीरियड में बहुत सारे राइटर्स जो थे वो किसी ना किसी न्यूज़पेपर जर्नल से भी एसोसिएटेड थे, जैसे टी.एस. एलियट हो गए, फिर बाद में हम एजरा पाउंड हो गए। तो यहाँ पर जो है आपको कॉलरिज कौन से न्यूज़पेपर से जुड़े हुए थे, द वॉचमैन करके था, और बेसिकली क्या था, ह्यूमन वैल्यूज़ और उन सारी चीज़ों से, ह्यूमन सेंटिमेंट्स, उनको सेफगार्ड करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए ये था। नेक्स्ट है कॉलरिज, एक क्रिस्टबेल है, आप लोगों ने पढ़ी होगी क्रिस्टबेल, ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है तो क्रिस्टबेल की एक रीडिंग आप लगा लीजिएगा या सुन लीजिएगा इसका ऑडियो, ठीक है। इसमें जो है सुपरनैचुरल थीम है, आप जानते हैं, इसमें उन्होंने जो लैमिया एंड वेम्पायर का जो मिथ है वो इन्होंने क्रिस्टबेल में यूज़ किया। जब आप सुनेंगे तो सुनते ध्यान दीजिएगा इस मिथ की तरफ, ठीक है, तो वो इन्होंने कॉलरिज ने क्रिस्टबेल में यूज़ किया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मैंने ना बायरन के कुछ प्लेस भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिए क्योंकि उन्होंने कुछ प्लेस भी लिखे हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी उनके प्लेस पे क्वेश्चन आ जाता है, नाम ही आते हैं यूजुअली, तो ये जो है मैनफ्रेड, केन, मरीनो, फिलेरियो, ये सारे जो हैं उनके कुछ प्लेस हैं, मैंने तीनों के नाम यहाँ दे दिए, स्पेशली मैनफ्रेड कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये बायरन का है, ठीक है, लॉर्ड बायरन का के प्लेस हैं ये तीनों। उसके बाद में शेली का एक पोएटिक ड्रामा है, ठीक है, तो ये जो है शेली का जो सेंची या ये इटालियन वर्ड है ये, ठीक है, तो ये जो पोएटिक ड्रामा है ये शेली का है। तो देखिए बायरन के हैं पहले 3 प्लेस और शेली का एक पोएटिक ड्रामा, आप जानते हैं पोएटिक ड्रामा को क्लोजेट ड्रामा भी बोलते हैं, है ना, तो ये पोएटिक ड्रामा शेली का है। तो ये क्योंकि एक ड्रामा स्टैंड आउट करता है तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोमीथियस अनबाउंड जो है वो इस एंशिएंट प्ले पे है, शाइलस पे है, तो वो भी याद रखिएगा, शेली का ही वर्क है प्रोमीथियस अनबाउंड। आप शेली जानते हैं कि रेवोल्यूशनरी स्पिरिट थी उनकी, तो इसलिए आप कोई भी चीज़ जिस पे उन्होंने किसी ऐसे इंसान के बारे में लिखा हो हु वेंट अगेंस्ट ट्रेडिशन, ठीक है, जिसने कोई रिवोल्ट किया हो, जो बहुत एम्बिशियस फिगर रहा हो, इस पे बहुत लिखा है शेली ने, इसलिए प्रोमीथियस अनबाउंड भी ऐसा ही एक फिगर है। तो अगर आप ये थोड़ा सा रेफरेंस भी पकड़ लेंगे तो आप सही आंसर कर लेंगे। फिर शेली रिप्रेजेंट बायरन थ्रू अ कैरेक्टर, जूलियन एंड मेडालो करके इनका एक वर्क है शेली का, उसमें उन्होंने बायरन को एक कैरेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वर रिटन बाय कीट्स, ठीक है, कि अगर पूछा जाए कि कौन से रोमांटिक राइटर जो हैं उन्होंने इमिटेशन ऑफ स्पेंसर लिखे हैं, तो वो कीट्स जो थे, ठीक है, कीट्स ने बहुत सारे ओड्स लिखे हैं, आप जानते हैं उनके ओड बहुत फेमस है, क्वेश्चंस उनमें से आते हैं, तो इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो हैं वो कीट्स हैं ने लिखा है। एंड कीट्स बेस्ड इनका एक वर्क है, देखिए ये वर्क है इजाबेला और जिस द पॉट ऑफ बेसिल, इस पे क्वेश्चन आते हुए मैंने देखा है, द पॉट ऑफ बेसिल इसका सब टाइटल है। ये जो है बोकाशियो की टेल्स आप जानते हैं, बोकाशियो आप जानते हैं कि चौसर किस तरीके से बोकाशियो के वर्क से इन्फ्लुएंस थे, तो बोकाशियो के वर्क से की एक टेल से इंस्पायर्ड होकर के कीट्स ने ये वर्क लिखा, द पॉट ऑफ बेसिल। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ कीट्स इज़ बेस्ड ऑन अ टेल ऑफ बोकाशियो और इज़ इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम बोकाशियोज टेल, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, इसमें आपको बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से क्वेश्चन ये वो क्वेश्चंस हैं जो आते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है, बट क्या होता है कि हम
लिमिटेड पढ़ सकते हैं और कभी कभी हम नहीं वो चीज़ पढ़ पाए होते हैं। तो मैंने ये एक अटेम्प्ट है कि कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके सामने ला के रखी जाएं, सो दैट कि डिस्कशन में ही आप सुन लें और कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो इसके साथ